Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. कहाँ तक पढ़ा दिए थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक पढ़ा लिए थे। कहाँ तक? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अभी दिख रहा था सर। और अभी दिख पहले गया? ये सर यहाँ तक हो गया ये। डिग्रेडेशन पढ़ा चुके हैं ना? रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हो गया है। इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यही बाकी था, यही था ना? ये सही हो रहा था, चल रहा था। सब प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स पे थे। देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंड इकोसिस्टम, इसमें कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लाइमेट और प्रोड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। ये हो गया था। माइक्रो कंज्यूमर्स तक बताए थे, जो फंजाई या बैक्टीरिया, वायरस जो हमें नेकेड आईज से दिखाई नहीं देते, उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो कंज्यूमर। ये क्या करते हैं? इनको डिकम्पोजर्स की लिस्ट में रखा जाता है। मैक्सिमम ये ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है या प्लांट एक्सट्रैक्ट है, प्लांट्स है, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज इन द सेंस केमिकल स्ट्रक्चर ही उनका बदल देते हैं, कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर से एटमॉस्फेयर में या फिर से इकोसिस्टम में उसको रिसाइकिल कर देते हैं। तो आप इनको रिसाइक्लिस्ट भी कह सकते हैं। देखिए फंक्शनल एस्पेक्ट्स, ये हमारा इकोसिस्टम किन चीजों पर काम करता है उनमें है सबसे पहले एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल आपको बताए थे कि प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर धीरे 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 जैसे चेन जितनी लंबी होती जाएगी वैसे एनर्जी का अमाउंट जो है क्या होता है? धीरे धीरे घटता चला जाता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है? फूड चेन। इसी फूड चेन में ही बहुत सारी चेन्स मिलकर के फूड वेब भी बनाती है, खाद्य जाल जिसको हिंदी में कहते हैं। इसको बोलेंगे खाद्य श्रृंखला और उसको बोलेंगे क्या? खाद्य जाल। खाद्य जाल, फूड वेब एंड फूड चेन। फिर क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी माने होता है विविधता, इंटरलिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ही जाति के कई जो प्रजातियां होंगी उनमें जो इंटरलिंकेज है वो क्या है? उस दिन बताया भी थे इंटरलिंकेज का एग्जांपल, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड बायोकेमिकल साइकिल्स। जो ढेर सारे साइकिल्स चलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जिस तरीके के साइकिल है इनको भी क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट साइकिल। ये बायोकेमिकल साइकिल कहलाते हैं। और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन माने होता है उत्परिवर्तन। जितने भी परिवर्तन होते हैं हमारे उसमें, उसको क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलते हैं। परिवर्तन, यस सर। जैसे एक प्रजाति का क्या जिराफ वाला उदाहरण दिए थे, उसको क्या बोलेंगे? Yes, इवोल्यूशन। ये इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है, इसके लिए हजारों साल, 2000 साल, 3000 साल लगते हैं। जैसे इवोल्यूशन में क्या है? हमारे पास एपिडेमिक हो गया। होती है,
अरे क्षुद्रांत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलियम। हाँ इलियम। इलियम नहीं होती, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स नहीं तो क्या वो तो था? दूसरा होता है सर। हाँ अपेंडिसाइटिस होता है ना, तो इवोल्यूशन का ही बता रहे थे वो, कि कैसे कैसे अपेंडिक्स गायब। एग्जैक्ट। जैसे हमने अपने फूड हैबिट्स चेंज की और सेलुलोज को छोड़ करके हम क्या और सब चीजों पर आने लगे, तब हमारा क्या हुआ, अपेंडिक्स जो था धीरे धीरे छोटा छोटा अवशेषी अंग के रूप में बचा। तो ये क्या है, एक एवोल्यूशन का उदाहरण है। अब उसमें अगर खाने की चीजें चली जाती हैं या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं, तभी भी हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही काम हम 10,000 साल या 20,000 साल पहले करते, जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, तब क्या होता, तब हमारी बॉडी को वो नुकसान कर जाती है और सेलुलोज का पाचन हमारा बंद हो जाता, धीरे धीरे क्या होते, मर जाते। जैसे देखो जानवरों में आते आते भी कितनी है, 4 चैम्बर 3 चैम्बर की आते होती हैं। हम लोग का क्या है, मैक्सिमम 2 चैम्बर का है। एक में खाना डाला फिर धीरे धीरे पहुंच गया, वहां जाकर के 2 से 3 चैम्बर में अपना काम खत्म हो जाता है। लेकिन तो 2 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप या 3 स्टेप डाइजेशन होता है। और जानवरों में क्या है, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, अलग अलग जानवरों में अलग अलग स्टेप के डाइजेशन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इवोल्यूशन के उदाहरण है। प्रोड्यूसर, और एक और एग्जांपल है, जैसे हम लोग कितना मसालेदार चीजें खाते हैं इंडियंस, तो उनके डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर इतना ही मसाला या इतने ही जो पिकल्स हैं, अचार उचार जो भी खाते हैं, वो चीजें अगर वही अमेरिकन खाने लगे तो क्या होगा, उनको इंडाइजेशन की दिक्कत बढ़ जाएगी। अलग अलग क्लाइमेट में रहने पे अलग अलग बॉडी रिस्पॉन्स करके इवोल्यूट कर लेती है अपने आप, और उस जगह पे रहने के लिए तैयार करती है। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन सम वे डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित चीजें हैं, वो क्या है, किसी ना किसी रूप में दूसरे लोगों पर निर्भर है। प्लांट्स आर फूड एंड हार्बीवेरस। हार्बीवेरस माने घास खाने वाले जानवर। जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं। हाँ घास खाने वाले जानवर है। वो किस पे निर्भर शाकाहारी। है, प्लांट्स पे। और प्लांट ये जो हार्बीवेरस पे वो है, घास खाने वालों पर कौन निर्भर है, कार्निवेरस, यानी मांस खाने वाले जानवर, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, इस तरीके के जानवर क्या होते हैं, इनके ऊपर पूरी तरह निर्भर है। अगर हार्बीवेरस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी भी संख्या धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी, कम हो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। जाएगा। या अगर ये बढ़ने लगे हार्बीवेरस, तो ये भी खा खा के खूब बढ़ेंगे। और अगर ये घास फूस कम हो गई तो क्या होगा, इनकी संख्या भी कम होने लगेगी। तो क्या है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, जुड़े हुए हैं। एक के जीवन से दूसरे का जीवन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम एज दे मैन्युफैक्चर देयर फूड्स बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज की उपस्थिति में और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, उसको खाना बनाते हैं। In the forest, these communities of plants live. In the sea, these includes tiny algae from to large seaweed. ये क्या करते हैं, समुद्र में जो घास पे जिंदा रहने वाले, यानी ये हार्बीवेरस होते हैं, ये किस पे जिंदा रहते हैं, समुद्री एल्गी पे जिंदा रहते हैं। तो एल्गी कैसे, समुद्र के पानी से और सूरज के रोशनी से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। उनको खा करके ये सब जिंदा रहते हैं, और इनको खा करके ये हार्बीवेरस जिंदा रहते हैं। वहां भी फूड चेन है, यहाँ भी फूड चेन है, और बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती है, वेब। The herbivorous animals are primary consumers as they live on the producers. ये producers पर क्या है, सीधे सीधे निर्भर है, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। In the forest, these are the insects, amphibia, reptiles, birds and mammals. Hare, deer, example देखिए, hare, deer, elephant that live on plant life. ये बड़े जानवर हैं जो किस पे जिंदा रहते हैं,
छोटे से लेके बड़े जानवर तक किस पे जिंदा है? घास फूस पे है। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल दीज आर कार्निवरस एनिमल और सेकेंडरी कंज्यूमर विच लिव ऑन हार्बीवरस एनिमल्स। ये लोग जो ये सब है खरगोश और ये हिरन, इनके ऊपर कौन जिंदा रहता है? हार्बे कौन सा कार्निवरस वाले जिंदा रहते हैं। इन अवर मांसाहारी। द कार्निवरस एनिमल आर टाइगर, लियोपार्ड, jackals, foxes and small wild cats. अब क्या है? इन द सी कार्निवरस फिश लिव ऑन अदर फिशेस। अदर फिशेस कैसे? जो ऐसी फिशेज होती हैं जो छोटी होती हैं और वो क्या करती हैं, समुद्री जी जो घासें हैं उनको खा करके जिंदा रहती हैं, समुद्र में मिनरल होते हैं उनको खा के जिंदा रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर कौन सी फिशेज जिंदा रहती है? बड़ी वाली, जैसे शार्क हो गई, व्हेल हो गई, इस तरीके के बड़े एनिमल दैट लिव इन द सी रेंजेस इन द साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फ्रॉम टू जेंट मैमल्स। माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से आएंगे? एग्जांपल बताइए कोई। स्टारफिश। स्टारफिश और सी हॉर्स। सी हॉर्स भी आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, बहुत छोटे होते हैं। डिकम्पोजर्स और क्या है? टेट्रीवेरस। ये लोग क्या करते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने नेकेड आई से हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के उसमें ग्रुप में भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे क्लास लेते समय। ठीक, तो पता चल जाएगा कितनी अटेंडेंस है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो स्मॉल एनिमल लाइक वर्म, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजाई which break down dead organic material into smaller particles and finally into simple substances that are used by plants as a nutrition. ये आपको तब समझ में आएगा जब हम आपको कार्बन साइकिल समझाएंगे। कार्बन साइकिल में ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चीजें ब्रेक डाउन होकर के फिर से रिसाइकिल हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ना? कोई मतलब गायब है, कहाँ गए? ये सब समझ आ रहा है। किसी का तो ऑडियो ऑन है नहीं, 2 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी सब ऑन करके फेंक के भाग गए। कौन है सर? आ रहा है सर। शिप्रा त्रिपाठी बोल रही हैं, हिमांशु पटेल और अभिषेक बर्नवाल, बाकी सब सर ऑन करके ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं। नहीं सर। सर आवाज हो रहा है ना इधर, कैसे चालू? नहीं नहीं ठीक है, सुनते तो रहो कथा की तरह। समझ ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और आज हम क्वेश्चन भी बोल दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन लिख के भेज देंगे। एक बार मैसेज कर देना जब क्वेश्चन ना भेजा जाए तो, ठीक है, कि सर ट्यूब का क्वेश्चन दे दीजिए। सर नोट्स भी नहीं हाँ नोट्स नहीं भेजे तो बताते ही नहीं हो, कोई नहीं भेजता है तो उसको कहना चाहिए ना कि सर आपने भेजा नहीं। सर इंतजार किए लोग, नहीं किए आप हैं? करें आपको। अरे अभी मैसेज क्या करोगे, अभी तो हम जान ही रहे भेजना है, जब ना भेजे तब के लिए है। ठीक है सर, ठीक है। अभी मैसेज करके क्या बड़ा तीर मार दो। देखो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया ये है, मटेरियल को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज इन द सेंस उनको ऐसी चीजों में तोड़ते हैं जिनको फिर से रिसाइकिल करके प्लांट्स उसको यूज कर डालें। ठीक है, yes, decomposition thus is a vital function in nature as without thus all the nutrients would be tied up in a dead matter and no new life could be produced. अगर decomposers ना रहे
तो क्या होगा, चीजें सड़ेंगी ही नहीं, खराब ही नहीं होंगी और वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका इकोसिस्टम है कूड़े के ढेर में बदलता चला जाएगा। मान लो कोई बड़ा जानवर जैसे हाथी मर गया, अब वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा, पड़ा है 100 साल तक। ऐसे अगर 1000 हाथी मर गए तो आधा जंगल तो वैसे ही कब्जा कर लेंगे, तो बाकी चीजें कहाँ जाएंगी। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स का बड़ा ही यूज है। कौन कौन से पार्ट हो गए, पहला क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गए। दूसरे, इन प्रोड्यूसर्स पे निर्भर रहने वाले कंज्यूमर्स, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन से आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी डिकम्पोज करके किसके लिए बनाते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स के यूज के लायक बना देते हैं। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम का साइकिल चलता रहता है और इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। और अगर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीनों में से अगर एक भी कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, इको सिस्टम में इम्बैलेंस आ जाता है। और इम्बैलेंस आने पे क्या होगा, इकोसिस्टम धीरे 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 कोलैप्स कर जाएगा। पहले तो पॉल्यूट होगा, फिर पॉल्यूट होने के बाद धीरे 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 डिग्रेड होगा, डिग्रेड होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखिए एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अभी एनर्जी फ्लो में क्या बताया था आपको कि जो कंपोजर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वहां से एनर्जी सबसे ज्यादा। एनर्जी सिस्टम हैज सेवरल इनहेरिटेड मैकेनिज्म that all human life, these are the water cycle, carbon cycle, the oxygen cycle and the nitrogen cycle in the ecosystem, in the energy cycle. These producers depends on energy from sunlight. Producers जो क्या होते हैं, हमेशा सनलाइट पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। During photosynthesis, carbon dioxide is taken up by plant and oxygen is released. The energy cycle recycles nutrients into the soil on which plant life grows. Our own lives are closely linked to the proper functioning of this cycle of life. अगर ये साइकिल ढंग से नहीं चलती हैं तो क्या होता है, या डिस्टर्ब होती है किसी भी वजह से, तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिस्टर्ब होता है। पहला क्या है, तो वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का एग्जांपल आप लोग बताइए, तो सबको पता होगा वाटर साइकिल क्या होता है। सर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होना। अब जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल नहीं पढ़ा है? वर्षा हो गया सर, वर्षा। हाँ हाँ, दिमाग चलता रहा आगे। खाली बस बारिश होना ही वाटर साइकिल है? नहीं सर, फिर उसका इवेपोरेशन होना, नदी तालाब हैं? देखो ये सब कोई ऐसी चीज नहीं इसमें जो बताए हैं जो आप पढ़ना चुके हैं। सब पढ़ के आए हो, या तो जियोग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं तो इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़े होंगे। बारिश होती है उसका पानी स्टोर होता है नदी में और पोखरे में, तालाब नदी में पानी स्टोर नहीं होता, ऊपर नदी से बह के समुद्र में स्टोर होता है। हाँ सर, फिर वहां से एवापोरेट होता है, फिर वो क्लाउड्स के थ्रू फिर रेन में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? और सर फिर वही वाटर साइकिल सर। तो इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसी के आधार पर क्या होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, जो पानी और सूरज की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। Yes, तो sir. अगर हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो इनका क्या होगा, इनको पानी मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। और जब फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी तो मान लो कोई ऐसी वनस्पति है जिसको अधिक पानी चाहिए, अब वो क्या होगी, जब पानी नहीं पाएगी तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और जब वो कम हो जाएगी तो मान लो उसी वनस्पति या उसी घास को खा करके कोई जानवर जिंदा है, तो क्या होगा, वो जानवर भी धीरे धीरे पहले कुपोषित होगा, फिर धीरे धीरे मर ही जाएगा। तो क्या होगा, हमारा इस वाटर साइकिल के डिस्टर्ब होने से क्या होगा, इकोसिस्टम में वो
जो वैरायटी है या वो जो स्पीसीज है वो डिस्टर्ब होगी, और फिर हमारा क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब होगी। अब उस मान लो उस जानवर को खा करके कोई बड़ा जानवर जिंदा रहता है, तो वो क्या होगा, वो भी मरना स्टार्ट हो जाएगा या कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी साइकिल अगर है तो वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो इफेक्ट डालती ही डालती है, किस पे, हमारे इकोसिस्टम पे। कुछ साइकिल्स जो होती है डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, और कुछ साइकिल्स होती हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट डालेंगी। ये वाटर साइकिल है, ये क्या डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा क्या है, इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और हम जो फार्मिंग करते हैं यानी कृषि कार्य करते हैं वो क्या होगा, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। और ग्राउंड वाटर से हम कितना इरिगेशन कर पाएंगे, हमें बहुत भारी मतलब 70% से अबव यूज वाटर का किसमें है, सिर्फ इरिगेशन में है। खेती किसानी में सबसे ज्यादा पानी लगता है। जितना पानी आप साल भर में यूज करोगे उतना पानी धान के खेत में या गेहूं के खेत में एक बारी में चल जाता है, ठीक है। और अगर ये वाटर Yes, sir. साइकिल से बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो जाएगा। देखिए, when it rains the water runs along the ground and flows into the rivers or falls directly into the sea। पहले कहाँ पर, जमीन पे गिरेगा, जमीन से बह के कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, और नदी क्या करेगी, घसीट के उसको सी में पहुंचा देगी। या अगर कोस्टल एरिया पे बारिश हो रही है तो डायरेक्ट समुद्र में ही बरस रहा है, ठीक। A part of the rainwater Yes, that falls on land percolates into the grounds। अब क्या है, एक बहुत बड़ी सी छन्नी लगी हुई है जमीन के ऊपर। परकोलेटर देखे हो, no, sir. परकोलेटर जब देखोगे तो समझ में आएगा परकोलेट्स का मतलब। कॉलेज में रखा है परकोलेटर, तो उतना बड़ा जैसे मान लीजिए परकोलेटर होता है, उसी तरीके से एक बड़ी सी छन्नी का काम करता है क्या, सरफेस। इस पे पानी गिरेगा, फिर धीरे 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 छन के क्या होगा, ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे स्टोर हो जाएगा। दिस इज स्टोर अंडरग्राउंड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। पूरा साल लगता है इस प्रक्रिया में। ऐसा नहीं है कि आज ही पानी डाले, एक गिलास पानी गिराए और वो क्या हुआ, सीधे जाके ग्राउंड वाटर में वो हो गया, तब्दील हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दिस इज स्टोर अंडरग्राउंड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल ये संरक्षित रहता है, किसके लिए, यूज के लिए। और ये हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर अगर जमीन में है तो वो हमारे लिए नहीं, वो किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया कि हम बोरवेल करें या ट्यूबवेल बनाएं और वहां से पानी निकाल लें। वो बनाया किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। वो सब अपनी जड़ें वहां तक ले जाएंगे और क्या करेंगे, पूरे साल तो भाई बारिश होनी नहीं है, तो जितने टाइम तक बारिश होती है वो क्या करते हैं, सरफेस से पानी लेते हैं। और जब ज्यादा बारिश नहीं मिलती है या पानी की कमी होती है तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। रूट, टैप रूट, अपनी मूसला जड़ से जो सबसे नीचे जाती है, सबसे लंबी वाली जड़, उससे क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी खींचना शुरू कर देते हैं। दिस इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। वाटर is drained up with from the ground by plants along with the nutrients from the soil। जब पानी खींचेंगे तो भाई जड़ें, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पानी में पाइप की तरह घुसेड़ी हुई है, जमीन में हो के जाएंगी, तो जमीन में जो जो सॉइल है उससे भी न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, ये सब खींचते रहते हैं। द वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स as water vapor and reused at atmosphere। अभी देखिए ये वाटर साइकिल है, ये क्या है, समुद्र का पानी है, ये क्या हो रहा है, सूरज की गर्मी से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। अब इवेपोरेट होकर के कहाँ पहुंचेगा, क्लाउड्स में। क्लाउड्स पे फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन के बाद ये फिर कहां से आ जाएगा, लैंड पे आ जाएगा। और इनको यूज कौन करेंगे, पेड़ पौधे या वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो जाएगा, तो वो वहां भी एक इकोसिस्टम बना देगा, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये कौन क्रिएट करेगा, पानी ही क्रिएट करेगा। अगर मान लो बारिश समय पे ना हुई और धूप से
जो आपका झील है उसका भी पानी उड़ गया तो क्या होगा, और वो रिचार्ज नहीं हो रहा, यानी दोबारा बरस करके फिर से उसमें पानी उतना नहीं आ पा रहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या करेगा, पहले डिग्रेड होगा, पहले कम होगा, फिर डिग्रेड होगा, फिर धीरे धीरे डिग्रेड होते होते क्या होगा, गायब ही हो जाएगा। जैसी बहुत सारी झीलें गायब हो गई क्योंकि वहां पे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से कम होती चली गई। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगला हम टॉपिक कार्बन साइकिल पढ़ाएंगे अगली क्लास में। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर, कुछ नो सर। एकदम सब भेज में घुस गया है। यस सर। सर इसमें ट्यूब ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल है या बहुत ज्यादा टॉपिक आपका ऐसा है कि कुछ समझ में ही ना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अब पहले से पढ़ा हुआ भी है। तो इसको क्या करिएगा, जो भी जैसे मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन होगा वो व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप पे उसको पूछिए और उसके बाद उसके आंसर्स लीजिए। और अभी हम क्वेश्चंस लिख के भेज दे रहे हैं क्या क्या आपको करना है, और ट्यूट हमें कब तक सबमिट करना है। सीधे 3 क्वेश्चन और दे देंगे, तो 3 और 1 वो 4 हो जाएंगे, फिर 6 क्वेश्चन इकट्ठे दे देंगे सिलेबस कंप्लीट होने पे। इसके बाद एक यूनिट और है पॉल्यूशन पढ़ाएंगे, पॉल्यूशन के बाद फिर खत्म है। इसमें देखो और क्या क्या बचा हुआ है। पहले हमारा ये साइकिल खत्म हो गया। कॉपी नहीं लिए तो फिर कहाँ पेज पर लिख सकते हैं? क्या चीज? ट्यूट की कॉपी नहीं लिए हैं। अरे तो A4 शीट है कि वो भी नहीं है सर। तो A4 शीट पे लिख के दो। कार्बन साइकिल है, देखो ये कार्बन साइकिल भी पढ़ना है। ऑक्सीजन साइकिल के बाद हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल के बाद क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। यही 3 साइकिल लगभग पढ़ने हैं हमको। ऑक्सीजन भी पढ़ना है, ऑक्सीजन साइकिल भी पढ़ लेंगे। फिर क्या है, एनर्जी साइकिल में और कोई साइकिल बच रही है? फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। अरे अब भेज देंगे नोट्स, बहुत परेशान हो, बहुत पढ़ी डाल ले। इतने दिन से नहीं भेजे तो एक भी दिन कहे नहीं, और जो क्लास ले रहे हैं तो उसी में नोट्स चाहिए। सर लिखना है ना। अरे 3-4 दिन हो गया, कहाँ भेजे नोट, मांगा किसी ने? सर सेशनल कब से है? सेशनल से तुमसे क्या मतलब, जब होगा नोटिस मिल जाएगा। अभी पहले फीस पे कंसंट्रेट हो, पैसा जमा करो। मान लो प्रमोट होने का चांस आएगा तो फीस नहीं जमा किए रहोगे तो कॉलेज दौड़ाएगा। तब परेशान हो गया, अभी आसानी से जमा कर दो। क्योंकि फीस तो जुलाई सर में जमा कॉलेज है। प्रमोट करना चाहे तो कैसे करेगा? फीस भरे रहोगे तभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने देंगे सब। अब बिना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे प्रमोट वमोट नहीं होता है कोई। और जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं सारे टीचर्स मिलके, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके लिखते रहिए, यही इंटरनल असेसमेंट बनेगा। जो खूब आनंद से बैठे हुए हो, इसको सबमिट नहीं करते हो ट्यूटोरियल इंटरनल करते हैं सर। कर देंगे। अरे 2-4-10 लोग करते हैं, 100 लोग पढ़ रहे हो, सबको करना है ना, नंबर तो सबको चाहिए। सर आपका ट्यूट किस पे भेजेंगे सर? व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप पे भेजना। जी सर। नंबर हम डाल देंगे, उसी भेजते रहना टीम। ठीक है सर। ये देखो, ये बाकी का ये भी बचा हुआ है, फीचर्स इसके भी बताने हैं, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम। ये आपका अभी 3 क्लास और लगेगा, इस हफ्ते यही चलाएंगे। देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट कम्युनिटी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसी में एक्वेटिक है, डिजर्ट है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट यूनिट बचेगा पोल्यूशन, उसमें 2 ही पोल्यूशन पढ़ना है शायद, वही 2 पोल्यूशन पढ़ा देंगे। हाँ, 2 ही है। अब आप लोग वो भेज दीजिएगा हमको, क्या क्या क्वेश्चन देना है वो। कैसे? भेज देंगे। भेज देना, याद दिला देना कि हमको ट्यूट लेना है, ठीक है? भेज दीजिएगा हम कर देंगे। ये सर तो आज ट्यूट और नोट्स सेंड कर दीजिए दोनों। हाँ हाँ, नोट सेंड कर देंगे।
यस एक्टिव सर। का क्वेश्चन भी। इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, पढ़ते